हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 11th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाई हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 4th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। क्या नाम है भाइयों? अजीब सा नाम है। देखिए, SN2 रिएक्शन को हम खत्म करेंगे। जो अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई, क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। क्या, कैसे इसका नाम पड़ा, क्यों, किस वजह से इसका नाम पड़ा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम अपने SN2 रिएक्शन को इन डेप्थ खत्म करेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जितनी बातें अपने क्या कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, लास्ट 3 लेक्चर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर देखा था हमने 01 के अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के 01 के नहीं, इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम देखा था लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर बातें करी थी हमने। और फिर बाकी के 2 लेक्चर या 3 लेक्चर बने थे सब्स्टिट्यूशन एट sp3 कार्बन एटम्स के ऊपर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हमने वहां पर ये सारी बातें कवर अप की थी। तो आज के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन एट sp3 कार्बन पर, हम किस कार्बन पर करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन? sp3 कार्बन एटम पर हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। और ऐसे सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं अपने SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SNIL रिएक्शन, ये सारी आ जाती है। और SN एरोमेटिक रिएक्शन, ये सारी सब्स्टिट्यूशन एट sp3 कार्बन की कहानी है। तो चालू करते हैं, एक एक करके इनको डील करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम SN2 रिएक्शन को कवर अप करने वाले इन डेप्थ, और समझ में आया गारंटेड। और आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं, आ जाओ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर, अब होने क्या वाला है उस चीज को देख लेते हैं। आपके पास होंगे अल्काइल हैलाइड, क्या भाइयों? अल्काइल हैलाइड, और उसमें हम डाल देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे KOH। क्या भाइयों? KOH, ठीक है। ये KOH छुटेगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की यूज किया, उसके पीछे रीजन सारी बातें करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो हमारे पास होता है एसीटोन, या फिर हमारे DMF होंगे, या हमारे DMSO होंगे। ये 3 तरीके के सॉल्वेंट हमारे पास ज्यादातर देखे जाएंगे। या आपको एसीटोन दे देगा, या डाइमिथाइल फॉर्माइड दे देगा, या डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड होंगे। इन सभी सॉल्वेंट का एक प्रॉपर नाम है, इनको बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसका यूज क्यों हुआ, सारी बातें करेंगे। पहले तो आ जाते हैं होता क्या है इस रिएक्शन में, उस चीज देखते हैं। तो भाइयों, ये जो रिएक्शन है ये 1 स्टेप रिएक्शन है भाइयों। और 1 स्टेप रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसा कि मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाते हुए पहला लेक्चर बताया था आपको, इंटरमीडिएट कब बनते हैं? जब मोर देन 1 स्टेप में कोई रिएक्शन होती है। कभी भी एक स्टेप में रिएक्शन होने वाली जो भी रिएक्शन होगी एक स्टेप में, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस यहां पर क्या होती है भाइयों, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये सारी बातें देखेंगे। अभी मैकेनिज्म पे तो आए नहीं, अब कैसे कैसे मैकेनिज्म, क्या क्या फॉर्मेशन होगा सब देखेंगे। पहले आ जाते हैं इन शॉर्ट। तो आपको क्या होगा, यहां से के OH नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक मारेगा, और X नेगेटिव यहां पर लीव कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अल्काइल हैलाइड होंगे, ये हमारे क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड। तो हैलोजन और कार्बन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा? ऑब्वियस बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अट्रैक्ट मारेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे। तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन बनेगी वो होगी CH3OH, और यहाँ पे KX मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा भाइयों, अल्कोहल फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे हमारे? अल्कोहल, ठीक है भाइयों, अल्कोहल। तो आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या थी उसको देख रहे हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट ये रहेगा, क्या मैकेनिज्म है उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है भाइयों। तो हम इसी को ही ले रहे हैं, बस थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं मैं, डाटा आपने लिख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो भाइयों हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ले चल रहे हैं। मैकेनिज्म आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म को देखने। क्या है भाइयों मैकेनिज्म, थोड़ा ध्यान से देखना, इसकी इंपॉर्टेंस रखती है और बहुत सारी बातें कवर अप करेंगे। और एग्जाम से रिलेटेड इसके ऊपर कंसेप्चुअली बहुत सारी बातें पूछी जा जाती है, तो सारी बातों को कवरेज करना है A to Z, ठीक है। आ जाते हैं, देखिए मैकेनिज्म सिंपल है। आपके पास
H मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ H मॉलिक्यूल इधर होंगे, ठीक है भाइयों। ये X मॉलिक्यूल है आपके, हैलाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ आपके पास बिलो द प्लेन होंगे हाइड्रोजन, और एक अबव द प्लेन होगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है भैया। तो इसे कर लेना आप, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या डल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में आपके न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, OH नेगेटिव आयन। अब बात आती है OH नेगेटिव आयन, वन स्टेप की रिएक्शन है। यहाँ पर हैलोजन तुरंत की तुरंत लीव कर लेता है, क्योंकि तुरंत लीव करेगा, तुरंत OH नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक मारेगा, तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन होता है, वो OH नेगेटिव आयन है, वो इधर से तो अटैक नहीं मार सकता, इधर से अटैक मारेगा तो इसे रिपेल करके इसे भगा देगा। तो OH नेगेटिव आयन है, वो इधर से ना अटैक मार के कहां से अटैक मारता है, रियर साइड से। कहां से, रियर साइड से। तो ये धीरे धीरे यहां से अटैक मारता है, और ये धीरे धीरे यहां से लीव होने की कोशिश करता है। तो यहां पर अटैक कैसा होता है भाइयों, अटैक एट रियर साइड। रियर साइड का मतलब बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है भाइयों। अटैक कहां से होता है, बैक साइड से होता है। और ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो यही हमारी RDS होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो आ जाते हैं हमारी जो कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी। अब आपको पता है ये OH नेगेटिव आयन ये पीछे से अटैक मारेंगे, और ये धीरे धीरे ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव करते रहेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी, ये धीरे धीरे लीव करेगा, ठीक है। और ये हमारे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, और यहाँ अबव द प्लेन हमारे हाइड्रोजन होंगे भाइयों। और क्या होगा भाइयों, यहां से ये जो हमारे OH नेगेटिव आयन है वो धीरे धीरे यहाँ पीछे से जुड़ रहे होंगे, और ये धीरे धीरे यहाँ से लीव कर रहे होंगे। तो ये हमारे इस तरीके से क्या फॉर्म हुई क्या फॉर्म हुई, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, है ना भाइयों। तो ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, मैक्सिमम 10⁻⁻⁶ सेकंड इतना इनका लिविंग टाइम होती है। ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट करके कभी नहीं रह सकते रिएक्शन में, क्योंकि बहुत ही इसका शॉर्ट लिविंग टाइम होता है, इसलिए हम इसको आइसोलेट करके नहीं रख सकते। फिर क्या होगा एट अ टाइम, ये क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन यहाँ परमानेंटली यहाँ पे अटैक मार लेगा, और ये X नेगेटिव यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देख सकते हो आप। यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ OH नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैक कर चुका है, और यहाँ बिलो द प्लेन आपको, अबव द प्लेन आपके हाइड्रोजन लगे पड़े हैं, और बिलो द प्लेन आपके यहाँ पर हाइड्रोजन लगे पड़े हैं भाइयों, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये चीज नोटिस कर रहे हो, अगर हम मान लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी, आइसोमर थोड़े बहुत पढ़े हैं, RS नोमेनक्लेचर, मान लेते हैं अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी भाइयों, S हो जाएगी, ठीक है। R कॉन्फ़िगरेशन वाला S कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया, मतलब इसकी इन्वर्जन होगी, ये इन्वर्ट हो गया किसी और कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहां पर क्या हुआ भाइयों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर क्या हुआ, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। अगर ये R होगा तो S हो जाएगा, ठीक है, माना है हमने। बाकी आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको सब बताएंगे, RS नोमेनक्लेचर के बारे में सारी बातें कवर अप करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ये सारी बातें भी क्लियर रखनी पड़ेगी, RS कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर भाई देखो, देख भी सकते हो यहाँ पे सिर्फ अटैक रियर साइड से हो रहा है, बैक साइड से हो रहा है। तो भाइयों यहाँ पर देखो, अभी जब ये अटैक नहीं हुआ था तो इस यहाँ पे हैलोजन हमारा ग्रुप था, और जैसे अटैक हुआ तो ये पीछे की साइड से अटैक हुआ, हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, है ना भाइयों। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई नहीं हुई, ऑब्वियस बात है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। तो यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुई। अगर इसकी R होगी तो S हो जाएगी, अगर S होगी तो R कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इन्वर्जन हो गया। जो हमारी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का इन्वर्जन हो गया, स्टीरियो का। तो यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं भाइयों, वाल्डन इन्वर्जन। तो इस चीज को नोट करें। तो ये थी हमारी मैकेनिक्स, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे 100% इन्वर्जन होती है भाइयों, 100% इन्वर्जन, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर हमारा 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर R होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो S बनेगा, इस चीज को नोट करें। अब आते हैं, बहुत सारी बातें इसके अकॉर्डिंग बातें करनी पड़ेगी। हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ये एक ही स्टेप रिएक्शन है, स्टेप एक ही है इसके अंदर, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए हमारी RDS यही होगी। अब RDS पे देखो, आप देख सकते हो RDS पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे अल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफाइल दोनों की
क्या है, दोनों का हाथ है इसमें आरडीएस में, तो दोनों की कंसंट्रेशन और दोनों की स्टेबिलिटी पे हमें मैटर करती है नहीं करती। और ऊपर से हमारे आरडीएस में ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म हो रहे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, क्या स्टेबिलिटी होगी, अल्काइल हैलाइड कैसे होने चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेशन पे बातें होगी, ये सारी बातें कवरेज करेंगे और इनको कवर अप करना जरूरी है। आ जाते हैं, इनको नोट करते हैं। अब बताते हैं अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें थोड़ा ध्यान रखना। तो ये मैकेनिक्स थी। अब बताते हैं इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर। अगर वो नहीं करोगे तो भाइयों कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट कैसे लिए हैं, ये सारी बातें यहां पर कवर अप होंगी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे आरडीएस पे, सारी बातें कवर अप करते हैं। तो आ जाते हैं पहले नोटिस करी हुई चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या चीज हमने नोटिस करी है, वो सारी चीजें अब पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भाइयों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है भाइयों, इस रिएक्शन का नाम SN2 ही क्यों पड़ा, उस पे आ जाते हैं। देखो भाइयों, अभी मैंने जैसा कि ये बताया, ये वन स्टेप रिएक्शन है और वन स्टेप रिएक्शन में हमारे जो आरडीएस है उसमें हमारे अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल का दोनों का सहयोग बराबर रहा है। तो यहां पर हमारी जो रेट है ना भाइयों, और इसको फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, क्या भाइयों, बाय मॉलिक्यूलर। क्योंकि हमारी जो आरडीएस है उसमें 2 मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व है ना भाइयों, 2 मॉलिक्यूल है इन्वॉल्व। अब बताओगे कौन कौन से मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, कौन कौन से थे वो 2 मॉलिक्यूल, देख सकते हो यहां पे हमारे जो आरडीएस थी उसमें जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे वो थे हमारे एक अल्काइल हैलाइड, उनका ऑर्डर 1, और हमारे साथ में न्यूक्लियोफाइल थे, तो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर 1। तो आप देख सकते हो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो ऑर्डर बनेगी वो क्या बनेगी, 2 बनेगा, और 2 ऑर्डर से बनता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ठीक है भाइयों, तो इसीलिए बायमोलिकुलर एलिमिनेट वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाइयों, तो यहां पर इन दोनों की पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। इसी वजह से रीजन यही था कि इसका नाम SN2 पड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। तो यहां पर आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, एक हमारे अल्काइल हैलाइड और एक हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में आगे पीछे करते हैं तो रेट और डिटरमाइनिंग स्टेप पे भी फर्क पड़ेगा ना, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा क्या मैं अपने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें, ये भी हमारे 2 टाइम्स हो जाए, ये भी हमारे 2 टाइम्स हो जाए, तो 2 to 4, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से फर्क देगा। ठीक है, अब बात आती है, हमने यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल क्यों यूज किया है भाइयों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए यूज किया है क्योंकि भाइयों, क्योंकि जो हमारे अल्काइल हैलाइड है, जो हमारे वो हैलाइड मॉलिक्यूल है वो लीव कर रहे हैं, वो लीव करने के लिए वो वेट ना करें, समझ रहे हो ना। जो न्यूक्लियोफाइल है वो समय नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो समय नहीं देगा जो हमारे लिविंग ग्रुप को लीव करने के लिए। वो तुरंत आएगा, तुरंत अटैक मार के उसका भगा देगा और हमें 1 स्टेप रिएक्शन मिलेगी, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो समय नहीं देगा हैलोजन ग्रुप को लीव करने में और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है भाइयों, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा बिना वेट के, इसी वजह से हमने यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। ठीक है भाइयों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। पहले पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां पर कोई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, ट्रांजिशन स्टेट।
यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट फॉर्मेशन किसका हुआ, हमारे ट्रांजिशन स्टेट का। तो यहाँ पर जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के, यस या नो, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के। तो भाइयों यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मैटर्स करेगी नहीं करेगी, है ना भाइयों। और आपको मैंने क्या बताया था, जो ट्रांजिशन स्टेट है हम रिएक्शन में आइसोलेट करके तो नहीं रख सकते उसे, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड होता है, 10⁻⁶ सेकंड इसका लिविंग टाइम होता है, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे मैटर करेगा। अगर हमारा, तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो इफ मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट तो मोर विल बी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुई बात। जितनी ज्यादा स्टेबल हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी उतने ही स्टेबल क्या मतलब उतनी ही तेज हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जाएगी, ठीक है भैया। अब आ जाते हैं छोटी बात और क्या करेंगे हम, ये सारी चीजें नोटिस की हैं, अभी बताएंगे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे हमारे आरडीएस पे, ठीक है, वो तो हम करेंगे। यहाँ पे जो हमने यूज किया है सॉल्वेंट, जो तीसरी बात हम कर रहे हैं, ठीक है भाइयों, तीसरी बात सॉल्वेंट के ऊपर है। यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज किया है वो है हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये हमने कई बार बातें कर चुके हैं, पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, इवन E2 एलिमिनेशन में ये सारी बातें कर चुके हैं। पोलर होने की वजह से जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इट वीकर द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से ये कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी, एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, या DMF हो गया, या DMSO हो गया, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जिन्होंने नहीं नोट किया नोट कर लो। ये सारे क्या हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप करके नहीं रखते, ये न्यूक्लियोफाइल को तुरंत ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं कि वो तुरंत अटैक मारे, वेट ही ना करे हैलोजन का निकलने का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लिक पावर, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देते हैं न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो ये वेट ही नहीं करेगा, हैलोजन का लीव करने का, ठीक है भाई। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और ये सारे यूज होंगे, ठीक है भाइयों। अब बात आती है चौथी बातें पे चलते हैं। चौथी बात क्या है भाइयों, टेम्परेचर का रोल। तो भाइयों यहाँ पर ये क्या है ना, फोर्थ बात टेम्परेचर, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है SN2 रिएक्शन के लिए, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और लो टेम्परेचर होने की वजह से, और लो टेम्परेचर जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट की रिलीज होती है और ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है कंडीशन, ठीक है। SN2 रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है भाइयों। और मेन बात आती है फिफ्थ, जो बात हम इंपॉर्टेंट जो हमें थोड़ा नोटिस की थी वो है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। तो मैंने आपको बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, है ना, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। अगर R हुई तो S हमें मिलेगी कन्फिग्रेशन, और इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन को ही हम बोलते हैं क्या भाइयों, वाल्डन इन्वर्जन। तो इस चीज को नोट करें। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फैक्टर हमारे SN2 पे डिपेंड करती हैं, या SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर अच्छी चीजें बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन घटाएंगे, सारी बातें यहाँ पे हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। तो पहला भाई फैक्टर तो यही है हमारा, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या है भाई वो, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो आ जाते हैं, चालू करते हैं। तो भाइयों आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे अटैक कैसा होता है,
अटैक कैसा होता है भाइयों, ये चीज मैंने आपको बताया, अटैक एट रियर साइड, क्योंकि फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि हेलोजन निकलने का वेट ही नहीं देते। अगर हेलोजन पहले निकल जाए तभी तो अटैक मारेगा, हेलोजन निकलने का वेट नहीं देते, तुरंत मारता है, तुरंत वहां से लीव होता है, तो फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं हो सकता, तो अटैक होता है रियर साइड से। इसी वजह से जब रियर साइड से आता है तो बात आती है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो सोचता है कि भाई मैं उधर से अटैक मारना ज्यादा प्रेफर करूंगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, भीड़ भाड़ कम होगी तो उसे अटैक मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो उसे डिफिकल्टी फाइंड होगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेगी उसे अटैक मारने में। मतलब दिक्कतें होगी, तो दिक्कतें होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ढंग से अटैक नहीं मार पाएगा, दिक्कत होगी, समझ रहे हो ना। तो यानी यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस में थोड़ी बातें चल रही है, अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ तो न्यूक्लियोफाइल ढंग से अटैक मार नहीं पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, नहीं होगी, ऑब्वियस ही बातें होगी। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के भाइयों, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, ठीक है। अगर आपके पास बल्की ग्रुप हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर अटैक मुश्किल होगा और एज कंपेयर टू हल्के ग्रुप। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास है, देखो CH3 एक ही हेलोजन ग्रुप लगा दिया मैंने, CH3C CH3X, और ये हाइड्रोजन लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ लगा दिया CH3CH2X, और यहाँ पे हमने ले लिया CH3X, ठीक है। A और B, C और D में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा भाइयों, आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर देखो 3 बल्की ग्रुप है, तो भाइयों यहाँ पर हेलोजन आएंगे, वो भी बैक साइड से अटैक मारेगा, इधर से तो नहीं मार सकता, बैक साइड से अटैक मारेगा, तो इट फाउंड डिफिकल्टी टू अटैक फ्रॉम रियर साइड, ये ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर अटैक इजिली नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अटैक थोड़ा 2 बल्की ग्रुप हैं, पर ऑब्वियस ही बात है अटैक इतना बेटर नहीं हो पाएगा। ये 1 डिग्री है तो फिर भी इसके पास एक बल्की ग्रुप है, और यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप नहीं है, तो अटैक यहाँ पे अच्छी तरह हो सकता है। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये हमारे मिथाइल हैलाइड है, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पे अटैक सबसे बेस्ट हो सकता है, यहाँ अटैक कम होगा, यहाँ पे अटैक और भी कम, और यहाँ ये अटैक करना ही नहीं चाहता, तो ये फॉलो ही नहीं करता, ये नो SN2, यहाँ पर कोई SN2 नहीं होती भाइयों, ठीक है। यहाँ SN1 रिएक्शन प्रेफरेबल होती है, और ये 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 SN1 दोनों दिखाते हैं, 1 डिग्री और मिथाइल हमेशा SN2 देते हैं, SN1 कभी नहीं देंगे, ठीक है भाइयों। 1 डिग्री और मिथाइल हमेशा SN2 देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, अटैक अच्छी तरह हो जाता है, पर वह SN1 के लिए सबसे गंदा होता है, ठीक है। SN1 के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर, SN1 और SN1 के ऊपर ही आने वाला है, टेंशन ना ले। पर इसमें क्लियर हो गया, जितने ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप, मतलब जितने ज्यादा बल्की ग्रुप, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़, उतना कम SN2, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है या नहीं। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो अटैक कम होगा, अटैक अच्छा नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस बात है 3 डिग्री पे तो SN2 करना ही नहीं चाहेगा, 2 डिग्री करेगा, 1 डिग्री बहुत अच्छा करेगा, और मिथाइल तो बहुत ही अच्छा। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा D देन C देन B देन A, तो ये हमारे ऑर्डर है SN2 रिएक्शन का। तो याद रखना 3 डिग्री मिथाइल देन 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बातें, किस कौन कौन सी बातें और डिपेंड कर रही है। हाँ, इसी में ही और अपने अल्काइल हैलाइड किस तरीके से नेचर रख सकते हैं। एक तो फैक्टर पड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस का, दूसरा जो फैक्टर होगा इसी में ही नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा टॉपिक, इसी में ही अगर हमारे अल्काइल हैलाइड हुए अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब आपको अलाइलिक और बेंजाइलिक पता होने चाहिए क्या होते हैं, एंजाइलिक और अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड। क्या भाइयों, अल्काइल हैलाइड। देखो अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड होते हैं, ये हमारे देखो अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन एटम पे कोई हेलोजन लगा है तो यहाँ पर आपके अलाइलिक पोजीशन होगी, अलाइलिक हैलाइड होगी। अगर बेंजीन से अटैच कोई कार्बन हो, उससे अटैच कोई हेलोजन हो, तो ये आपके
क्या हो गए, बेंजाइलिक हैलाइड। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड बहुत अच्छा SN2 देते हैं भाइयों। SN2 रिएक्शन अक्कर, यहाँ पे अक्कर होगी, रिएक्शन बहुत अच्छी होगी, ठीक है भाइयों। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड दिख जाए तो यहाँ पे रिएक्शन बेटर होती है। नेक्स्ट जो नेचर है अल्काइल हैलाइड का, अगर हम ले लेते हैं फ्रॉम अल्फा हेलो सिस्टम, क्या भाइयों, अल्फा हेलो सिस्टम, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो हमारे हैलोजन से। क्या भाइयों, अगर हमारे हैलोजन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो उससे हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और उसकी वजह से अगर हमारी, देखो भाइयों, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट पे भी डिपेंड तो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेंगे, और जितना अच्छा हमारा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बताएगी उतनी ही ज़्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमारे ब्रोमीन लगे हुए हैं, ठीक है भाइयों, ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे ब्रोमीन लग रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और इससे जो अल्फा हेलो सिस्टम, मतलब ये अल्फा, इससे देखो इसके नेक्स्ट पोजीशन अल्फा होगी, अल्फा हेलो सिस्टम, ठीक है। अल्फा हेलो सिस्टम बहुत अच्छा SN2, बहुत फास्ट, SN2 बड़ा फास्ट देती है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कंसेप्ट को भी फेल कर देती है भाइयों। अगर आप 3 डिग्री में अल्फा हेलो सिस्टम लगा रखे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 डिग्री में भी लग रहे हैं, वैसे तो स्टेरिक हिंड्रेंस के केस से 3 डिग्री में तो SN2 नहीं होगा, पर अल्फा हेलो सिस्टम में अगर 3 डिग्री भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके साथ अटैच है, तो SN2 प्रॉपर होगा। एक क्वेश्चन आता है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, और कौन से सिस्टम है, एक है हमारे विनाइलिक और अराइल हैलाइड, विनाइल और अराइल हैलाइड, विनाइल और अराइल हैलाइड। जो ये विनाइल और अराइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्ड के ही कार्बन पे कोई हैलोजन लग जाए, ये हमारे विनाइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड में बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कोई हैलोजन लग जाए तो ये अराइल हैलाइड। ये बहुत ही गंदा SN2 देते हैं, ये इट कैन नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन, भाई कैन नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना, ये सारी बातें मेरे को बताने लगी कि बतानी चाहिए, तो ये सारी चीज नोट कर लें, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। देखो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में एक पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस के थ्रू, तो इसीलिए इनका बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। याद रखना, पार्शियली और स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड का ब्रेकेबल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए SN2 रिएक्शन अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। अब बताते हैं अपने किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड फैक्टर कौन है जो दुखी करता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, जितना अच्छा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा उतना अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑब्वियस बात है अल्फा हेलो सिस्टम मैंने बता दी, वही चीज है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है हमारे अल्काइल हैलाइड से तो अच्छा SN2 देंगे। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास जैसे ए हमारे पास है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, एक ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है भाइयों, और एक हमारे पास है CH3 CH2 Cl, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूं, आपके पास है CH3 Cl, और एक हमारे पास जो है CH3 C CH3 और यहाँ H और एक Cl, ठीक है भाइयों। A B और C और D, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे थोड़ा दिखा दे रहा हूं, डी वाला आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, डी वाला ये रहा, ठीक है भाइयों, CH3C CH3H और Cl, ठीक है, ये है आपके पास। तो आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, ये हमारे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा मिथाइल है ना भाइयों, और ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यहां पे देख सकते हो ये 1 डिग्री है, प्लस इसके पास कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भाइयों, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेरिक फैक्टर को भी डोमिनेट कर जाते हैं। इट डोमिनेट द स्टेरिक फैक्टर, इट डोमिनेंट, इनका असर ज्यादा पड़ जाता है, स्टेरिक फैक्टर कम पड़ जाता है। इन डोमिनेट द स्टेरिक फैक्टर, जिसकी वजह से ये स्टेरिक रिपल्जन वाला केस भी फेल कर देते हैं और इनकी स्टेबिलिटी हर किसी से ज्यादा हो जाती है। तो ये तो सबसे ज्यादा जीत गए ए, ठीक है। इसके बाद कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है मिथाइल जीतेंगे, मतलब सी, देन आपका आएगा बी, और लास्ट वन आपके आएंगे डी। तो ये आपका ऑर्डर आ चुका है, ठीक है भाइयों। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आंसर दिया, बाकी सारे स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग दिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको अभी बता चुका हूं, मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाइयों। क्या नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज किया है? थर्ड बात, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो भाई यहां पर हमने न्यूक्लियोफाइल कौन से यूज किए हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस लिए यूज किए हैं? क्योंकि वो वेट ना करे हैलोजन का रिमूवल के लिए, है ना भाइयों। वेट ना करे, तो वेट नहीं करेगा तो वन स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि अभी हमने देखा जो रेट है वो किस पीस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। तो इसलिए ऑल आर, और कौन कौन से आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे वो भी देख लो, आपके पास दिखा देता हूं मैं। OH नेगेटिव हो गए, साइनाइड नेगेटिव हो गया आपके पास, O फिनाइल नेगेटिव हो गया, ठीक है, सल्फर H नेगेटिव हो गया, HPH नेगेटिव हो गए, आयोडीन हो गए, CH2 नेगेटिव होंगे, ठीक है भाइयों। देख लो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है आपके। RNH2 हो गए, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, नोट कर ले। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, तो आप समझ लेना, ठीक है। और लास्ट जो फैक्टर है जो डिपेंड कर रहे हैं हमारे कौन से? सॉल्वेंट पे जो डिपेंड कर रहे हैं। हमने सॉल्वेंट कैसे यूज कर रखे हैं भाइयों? पोलर अप्रोटिक, और इसके बारे में मैंने बातें बता दी है, ठीक है। फोर्थ लास्ट जो फैक्टर है वो कैसे है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा यूज किया हमने? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है भाइयों। तो इस चीज को नोट कर ले। पोलर अप्रोटिक, पोलर होने की वजह से ये क्या करते हैं? कार्बन हैलोजन बॉन्ड को वीकर करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन हैलोजन बॉन्ड को वीक करते हैं ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं एक बार वापस देख लो। और अप्रोटिक होने की वजह से ये वेट नहीं करते हैलोजन का रिमूवल के लिए। डोंट वेट टू फॉर रिमूवल ऑफ किसका? हैलोजन। तो भाइयों ये सारी बातें हमने अच्छी तरह कवरअप कर ली। अगर ये बातें कवरअप होंगी तो आपके जो भी SN2 रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब देख लोगे। हाँ, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपकी R होगी कन्फिग्रेशन तो S में चेंज हो जाएगी, S होगी तो R में चेंज हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होता है। ये वन स्टेप रिएक्शन है, कोई फॉर्मेशन नहीं होता कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें हमने इन डेप्थ देख ली। अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारी मदद करें, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में इतना काफी, और बाकी चीज कवरअप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। तो SN2 की बातें अभी कंप्लीट नहीं हुई है। SN2 की बातें अभी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और एक लेक्चर होगा, उसमें सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड सब बातें पूछी जाएगी, ठीक है भैया। तो सारे कवर अप करेंगे, ठीक है, नोट करें।